हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम डीडीएजीएसए या एएसओ की प्रैक्टिस सेट के लिए हम एक डीडी का पटवारी एग्जाम ले रहे हैं जो अभी 2023 के अगस्त में हुआ था। और ये जो पेपर रहेगा ये 19 अगस्त 2023 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। कौन सी शिफ्ट का? थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो पेपर डिस्कस किया था वो 20 अगस्त का किया था डिस्कस, और इसमें काफी हद तक सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है, ऑप्शंस बदल दिए गए हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वैल्यूज भी थोड़ी बहुत बदल दी हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही, आप कंपेयर करना, आप दोनों वीडियोस को देखना और दोनों वीडियोस में आपको डिफरेंस मिलेगा। क्वेश्चन वही है काफी हद तक, मतलब अगर हम बात करें 50% क्वेश्चन सेम है, चाहे आप रीजनिंग के देखो चाहे आप मैथ्स के देखो। मैथ्स के ज्यादातर सेम है, लेकिन उसमें भी मैथ्स में एग्जैक्टली सेम नहीं है, वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट करी है या उस वैल्यूज को सेम रखकर क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन। और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का ये रहा। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। किस चीज का? इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। और यहां पर दो स्टेटमेंट गिवन है, एक तो ये वाली फर्स्ट और ये सेकंड, और आपको पूछा है कौन कौन से कंक्लूजन इसमें करेक्ट है। ठीक है, इनइक्वालिटी का सबसे सिंपल सा रूल मैंने बताया हुआ है कि तीन साइन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर ये एक ही डायरेक्शन में तो सबसे पहली प्रेफरेंस इसको देनी है, अगर ये नहीं है तो फिर इसको देनी है, अगर ये भी नहीं है तो फिर इसको देनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी और आर के बारे में बात कर रहा है। पी और आर देखा जाए तो एक ही सेंटेंस में है, मतलब एक ही इक्वेशन या एक ही एक्सप्रेशन में है। और यहां पर आप देखोगे सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। दोनों में से किस मतलब किस साइन को आप प्रेफरेंस दोगे? फर्स्ट वाले को, मतलब पी बड़ा होना चाहिए आर से, तो ये वाला फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टी और क्यू। अब देखा जाए टी तो यहां पर है और क्यू सेकंड वाले में है, कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें टी और क्यू एक साथ आ जाएंगे। आप ये देखो दोनों ही सेंटेंसेस में क्या कॉमन है, आप कहोगे आर कॉमन है, आर को बीच में लिख लो। अब हम प्रेफरेंस के हिसाब से साइन दे देते हैं। टी और आर के बीच में कौन सा साइन लोगे आप? ये वाला या ये वाला? तो आर की तरफ एरो। आर और क्यू के बीच में कौन सा साइन लोगे आप? ये वाला, मतलब आर की तरफ एरो आना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। आर और क्यू के बीच में ये वाला साइन है, मतलब आर की तरफ एरो है और इक्वल टू, और ये साइन ऑपोजिट हो गए, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा अब यहाँ तक आपको? ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। इसको और अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप इनइक्वालिटी की वीडियो देख सकते हो, उसमें इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने समझाया हुआ है, आप उसको देखो। आप क्वेश्चन को रीड करते ही आप बता दोगे कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है कौन सा गलत है। ठीक है, और आपको इसमें टाइम भी नहीं लगे, मतलब मात्र 2-3 सेकंड 3-4 सेकंड में आप इसको बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज है, इसमें आपको पूछा गया है विच लेटर विल बी 12th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट। देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप ये देखो क्या पूछा है, पहले लेफ्ट से 12th, तो लेफ्ट से 12th है, लिख लो आप। और फिर बाद में इसने 6th राइट से बताया, राइट से 6th। तो अगर कभी भी ये लेफ्ट राइट होते हैं तो इन दोनों को प्लस करना होता है, और प्लस करने पर जो भी आएगा 18 वो हमें यहाँ बाद वाले डायरेक्शन से बताना होता है। अगर यहाँ पर लेफ्ट होता तो लेफ्ट से बताते, अगर राइट है तो राइट से। तो राइट से 18वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए आपका? एस होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो ये लेफ्ट लेफ्ट होते तो माइनस करते, जो भी आंसर आता है यहाँ पर वो लेफ्ट से बताते। ठीक है, राइट राइट होते तो भी माइनस करना पड़ता, और जो आंसर आता है वो कहाँ से बताते? राइट से। लेकिन अगर एक पहले राइट लिखा होता और बाद में लेफ्ट लिखा होता तो भी प्लस करते और आंसर कहाँ से बताते? लेफ्ट से। तो ये रूल है, कभी भी इस तरह का रैंकिंग का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि कौन किसके लेफ्ट में इतने नंबर पे, फिर उसके राइट में इतने नंबर पे क्या होगा, तो आप उसको इस तरीके से बेहतर और कम समय में कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्लास में करा था सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, टाइप बिल्कुल वही है, और उसमें मेल मेंबर्स पूछे थे और इस क्वेश्चन में पूछे हैं फीमेल मेंबर्स। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक ही बार पढ़ते हुए हो जाना चाहिए। ए इज ब्रदर, ब्रदर मतलब मेल, मेल मतलब ट्राइंगल। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सिस्टर है इसका मतलब बी फीमेल है, एक ही जनरेशन में एक ही लाइन में रखेंगे।
बी सिस्टर ऑफ सी, सी इज फादर, फादर है तो वो मेल है, किसका फादर है, डी का, इसका मतलब डी अगली जनरेशन में नीचे आएगा। डी वाइफ है ई की, डी वाइफ है इसका मतलब फीमेल है, और प्लस करके यहाँ पर किसकी वाइफ है, ई की, इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, मेल, क्योंकि अगर एक फीमेल है तो दूसरे को मेल होना पड़ेगा। ई इज फादर ऑफ एफ, ई फादर है तो एफ का फादर है तो नीचे आ जाएगा जनरेशन के हिसाब से। और एफ हस्बैंड है किसका, जी का, एफ हस्बैंड है किसका, जी का, और जी हो गई फीमेल। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने पूछा कितने मेंबर्स फीमेल हैं। यहाँ पर देखो जितने सर्कल्स हैं 1 2 3, 3 मेंबर्स फीमेल है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक ही बार पढ़ते ही जल्दी से कर सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो आप सीरीज क्या लिखी हुई है, यहाँ पर 1 2 8 25 और 66 है। नेक्स्ट नंबर हमें पता करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखा जाए तो ठीक है 25 में से 18, सॉरी 18 नहीं 17 आ रहा है। यहाँ पर फिर देखें तो 1 और यहाँ पर 4, 41 आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है शायद कुछ गलत ना हो। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, 25 का 2 गुना करके प्लस 16 कर सकते हैं। 8 का 2 गुना 3 गुना करके, 8 का 3 गुना नहीं 3 गुना नहीं करते, फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 8 का कर लेते हैं यहाँ पर 2 गुना 16, 16 में क्या प्लस करें 9, ठीक है। और यहाँ पर 2 का 2 गुना प्लस, ठीक है, प्लस कितना करें 2 4 4 ऐड कर ले। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सीरीज समझ आ रही है कि ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाय 2 तो होगा ही। इसका मतलब 5 का स्क्वायर जो कि 25 ऐड होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करो 132, और 132 में आप 25 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 157। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है और फिर स्क्वायर ऐड कर दिए गए हैं 2 3 4 5 के। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सीरीज है एक और, यहाँ पर देखो कभी भी ऐसा नंबर दिखे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा हो। यहाँ पे बता भी रहा है कि ये कुछ मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1.5 है, बिल्कुल 1.5 गुना है। ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2.5 गुना है। इसका मतलब यहाँ पर ये इसका 3 गुना आना चाहिए। 45 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 2 सीरीज हमारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में तो मैंने सिंपल बताया आपको क्या करना होता है, सीधा नंबर लिखने होते हैं M और A। अगर A 1 है, A को 1 भी लिख सकते हैं, और 23 19 15, और यहाँ पर आगे चलेंगे नंबर। तो यहाँ पर देखो -4 हो रहे हैं, यहाँ पर -4, और यहाँ पर भी शायद -4 हुए होंगे, क्योंकि A को 27 भी मान सकते हो। -4 होकर यहाँ पर -4 होकर 11 आएगा। 11 मतलब के एक ही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पूरी सीरीज एक्जैक्टली नहीं ढूंढना है। अगर ऑप्शन कैंसिल आउट हो सकते हैं तो आप ऑप्शन को कैंसिल आउट करो। फर्स्ट लेटर से ही हमने एक ढूंढ लिया कि के आएगा, और के किसी और ऑप्शन में नहीं था, केवल एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस चीज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किसका, 6 फ्लोर बिल्डिंग। मतलब कहीं ना कहीं पजल्स भी आ रहे हैं, और पिछले जितने भी पेपर अभी तक कराए हैं उसमें फ्लोर पजल्स तो आ ही रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने फ्लोर्स हैं, 6 बॉय हैं जो अलग अलग 6 फ्लोर बिल्डिंग पर रह रहे हैं। तो फ्लोर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोर बिल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पर इसने कहा था कि भाई लोअर मोस्ट को 1 माना गया, और नंबर 2 को, इसके ऊपर नंबर 2 और टॉप मोस्ट को 6। ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही होता है। नो 2 पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, एक ही फ्लोर पर कोई 2 पर्सन नहीं रह रहे हैं। एफ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो एफ जो है वो ऑड नंबर पर रह रहा है, इसका मतलब एफ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। 3 प्लेसेस एफ के लिए बनती है। जो करेक्ट होंगी मैं राइट में बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो 3 पर्सन्स लिव्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। तो हमने कहा कि ए और बी कहीं भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। ए ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ओनली ए एंड एफ लिव्स अबव डी। डी के ऊपर केवल ए और एफ ही रहते हैं।
दो ही लोग रहते हैं, इसका मतलब डी यहाँ रह रहा होगा और डी के ऊपर ए और एफ रह रहे होंगे और एफ यहीं आ सकता था और ए यहाँ आएगा। ठीक है, तो डी के ऊपर केवल ए और एफ रह सकते थे, डी यहीं पर होगा, दो ही लोग इसके ऊपर और एफ को यहीं आना पड़ेगा क्योंकि एफ ऑड नंबर पर रह रहा था और ए ऊपर आ जाएगा। सी लिव्स ऑन एन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो केवल 2 और 3 बचे हैं, तो सी या तो यहाँ आएगा 2 पर और या 3 पर आएगा, 2 और 3 प्राइम नंबर बचे हैं। ठीक है, ऑन प्राइम, ठीक है, और ए और बी के बीच में 3 लोग, ए और बी के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 लोग छोड़कर हम यहाँ पर बी को पुट कर सकते हैं और ए और बी के बीच में 3 लोग। अब सी की प्लेस कंफर्म हो गई 3 क्योंकि वो प्राइम नंबर वाली नंबर प्लेस पर आता और एक बच गया यहाँ पर ई। अब इसने पूछा हु लिव्स जस्ट अबव सी, जस्ट अबव सी कौन रहता है, हमने कहा डी रहता है और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक ही बार पढ़ते ही क्वेश्चन को, एक ही बार पढ़ते ही आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट या फ्लोर पजल या किस तरह की भी पजल हो वो हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेन डायग्राम बना रहे हो जो पुट हो रहा है वो पुट कर लो, नहीं तो आप जो भी नोट्स हैं जो पुट नहीं हो पा रहे हैं, जो मेन डायग्राम में नहीं डल पा रहे हैं, आप उसको इस तरह से ना यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर उसका डायग्राम बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी थी और ऐसे ही बनेंगे और फिर उसके बाद आपका जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर इनको कॉपी पेस्ट करके देखो, ये कहीं एक दूसरे के साथ मिक्स मैच ना हो रहे, मतलब एक ही प्लेस पर 2 बंदे ना बैठ रहे हो। ठीक है, अगर वो सही आ रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही पजल को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक है, अच्छा, मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबर्स को चेंज करना है, किन दो संख्या को आपस में बदलने पर ये जो वैल्यू है वो 14 हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 4 और 2 को बदलने के लिए बोल रहा है, अगर यहाँ पर मैं 4 की जगह 2 लिख देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर 4 आ जाए तो 6 जो है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं डेसिमल में नंबर आएगा, डेसिमल की वजह से हमारा 14 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। 4 और 3 को बदलें तो 3 यहाँ आ जाए और 4 यहाँ आ जाए, ये हो सकता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 की जगह पर मैं 4 लिख देता हूँ और 4 की जगह पर 3, तो 4 5 से 20, 20 प्लस 3 और यहाँ पर डिवाइड करने पर -3 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आंसर आ रहा है 20। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, 20 आंसर इसका आ रहा है। 5 और 4 को पुट करते हैं, 5 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 5, बॉड मास लगाते हैं यहाँ पर, 3 चौक 12, 12 प्लस 5 -3, तो 12 प्लस 5 कितना होगा 17, 17 -3 14, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें देगा। ठीक है, 14 आना चाहिए था। ध्यान रखना है जब भी कोई भी डिवाइड वाली वैल्यू को अब आप चेंज कर रहे हो तो वहां पर देख लो उस नंबर चेंज करने की वजह से कोई डेसिमल में वैल्यू ना आ जाए, क्योंकि डेसिमल में अगर आई तो 14 एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक बैच में आए पटवारी में, तो उम्मीद है कि डीडीए की जेएसए और एएसओ के एग्जाम में भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, जी और टी की बात कर रहा है, फर्स्ट है जी और टी। जी और टी तो एक ही सेंटेंस में है, प्रेफरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला साइन लेंगे और इसका मतलब जी की तरफ एरो आ रहा है और ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाली कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। के और जी, के यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, के और जी को ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों में एलिमेंट कौन सा कॉमन है, दोनों स्टेटमेंट में सेकंड और थर्ड में एन कॉमन है, एन के थ्रू ये दोनों स्टेटमेंट ज्वाइन हो जाएंगी। तो पहले के और एन के बीच में सिंबल देखो, के और एन के बीच में के की तरफ एरो और इक्वल टू, के की तरफ एरो और इक्वल टू। एन और जी के बीच में अगर देखा जाए प्रेफरेंस के हिसाब से ये आना चाहिए, मतलब जी की तरफ एरो। ठीक है, ऑपोजिट हो गए साइन, इसका मतलब इसका कंक्लूजन नहीं निकल सकता। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, केवल एक ही ट्रू है, आइदर और इसमें लगेगा नहीं, ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, उसमें भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था उसमें, क्योंकि ऑप्शंस में ही ये 4 इक्वेशंस दी हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन दी हुई है और आपको सॉल्व करके बताना है। चलो पहले पहला ग्रुप सॉल्व करते हैं। एल, एन और एल के बीच में क्या है, हैश, और हैश का मतलब है मदर, मतलब एन जो है वो मदर है किसकी, एल की। फिर नेक्स्ट एल और एक्स के बीच में डॉलर, डॉलर का मतलब फादर, जो एल है वो फादर है किसका, एक्स का, तो एक्स कहीं ना कहीं उसकी डॉटर या सन होगा। थर्ड ग्रुप एक्स और क्यू के बीच में स्टार, स्टार मतलब सिस्टर, इसका मतलब एक्स जो है वो सिस्टर है किसकी, क्यू की। तो इसने कहा कि आप ये बताओ कि हाउ इज द क्यू रिलेटेड टू एन, ये जो क्यू है वो एन का क्या लगेगा। तो हमने कहा देखो एक सेकंड रुको, एन और एल के बीच में क्या था, हैश, हैश मतलब मदर, एल जो देखा गलत हो गया,
दोबारा से देखते हैं। एन और एल के बीच में है हैश, हैश मतलब मदर, मतलब एन जो है वो मदर है किसकी, एल की। एल और एक्स के बीच में क्या आएगा, डॉलर, डॉलर मतलब फादर, एल जो है वो फादर है किसका, एक्स का। और एक्स और क्यू के बीच में स्टार है, स्टार मतलब सिस्टर, ये जो आ गया, ठीक है। अब इसने कहा एन का क्यू क्या लगेगा, तो हमने कहा एन का सन, उस सन का सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, क्यू का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, और इसका मतलब ग्रैंडसन भी हो सकता था, ग्रैंड डॉटर, लेकिन दोनों अवेलेबल है। तो आंसर किस पर दोगे आप, डाटा इनएडिक्वेट, कि मतलब डाटा पूरा नहीं है, हमें उसका जेंडर नहीं पता चल पा रहा है। अगर जेंडर पता चले तो हम उसका आंसर करेक्टली दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, जेंडर की वजह से नहीं पता, तो डाटा इनएडिक्वेट, डाटा अपर्याप्त। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फिगर जो है इन दो फिगर्स के सिमिलर है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि भाई बाहर पेंटागन है, 5 साइड है, अंदर भी एक 5 साइड वाली फिगर बनी है, वो शेडेड है। तो ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल शेडेड है, तो इसका मतलब हेक्सागन के अंदर हेक्सागन है, यहाँ ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आना चाहिए, यहाँ पर रोम्बस के अंदर रोम्बस आना चाहिए, लेकिन ये शेडेड नहीं है। सर्कल के अंदर पेंटागन, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इनमें से सेम हमें ढूंढना था। नेक्स्ट देखा जाए तो इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं। देखो हमेशा एक एक लेटर का कर लो पता। C3 है, F4 सॉरी F6 है, +3 हो रहा है, R18, ये 21 +3 हो रहा है। कभी भी ध्यान रखो, फर्स्ट से मत करो, लास्ट से करके देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाले लेटर्स करके देखते हैं। Z26 है, ये 23 है, -3। J10 है, G7 है, -3। T20 है, Q17 है, -3। N14 है, J10 है, -4। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोशिश करो लास्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में ना एग्जामिनर ये सोचता है कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो हमेशा एंड वाले लेटर्स का डिफरेंस निकाल लो, तो आंसर आपका आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसमें काफ़ी टाइम सेव भी होगा, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो देखो करना पड़ेगा हमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 9, यहाँ पर क्या करना है, कौन से नंबर्स को चेंज करें जो यहाँ पर ये 71 आ जाए। चलो फर्स्ट ग्रुप देखते हैं, 7 और 8। 7 और 8, अगर यहाँ पर 8 लिख दें और यहाँ पर 8 की जगह 7 लिख दें, तो 8 9 72, 72 -7 को डिवाइड करा 1 से 7 ही आ गया, +6, तो यहाँ पर 72 -1 आएगा 71, यही करेक्ट आंसर आपको दे देगा 71। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड की जगह पर कोई ऐसा नंबर आया नहीं कि जो डेसिमल आ जाए, इसलिए हमने कैंसिल करा नहीं है। आगे अगर करता तो शायद हो जाता, हो सकता है 1 की जगह कोई और रिप्लेस करता तो हम उसको कैंसिल कर सकते थे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप सीरीज का क्वेश्चन देख रहे हो। सीरीज में क्या है, देखो ये ट्राइंगल जो है वो बाहर आ गया है, ये सर्कल जो है वो बिल्कुल बाहर आ गया है। ठीक है, जो सेकंड वाली फिगर है वो सबसे बाहर आई है, जो सबसे अंदर वाली फिगर है वो बाहर आ गई है। ठीक है, और अंदर की तरफ एक न्यू फिगर इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखें, तो स्क्वायर अंदर था वो बाहर आ गया, ट्राइंगल बाहर था वो सबसे बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ट्राइंगल बाहर आएगा और स्क्वायर सबसे बाहर आएगा, ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो सर्कल बाहर आना चाहिए, सर्कल के सॉरी ट्राइंगल सबसे बाहर आना चाहिए, और ऐसा कि ऐसा ही आना चाहिए, और उसके अंदर सर्कल आना चाहिए, और सर्कल के अंदर एक नई फिगर होनी चाहिए कोई। ठीक है, नई फिगर होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, ट्राइंगल ऐसा उल्टा होना चाहिए, ट्राइंगल के अंदर सर्कल होना चाहिए, और उसके अंदर एक नई फिगर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सर्कल यहीं पर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। M13 है, Y25 है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखो क्या करना है, M13 है, H8 है, -5 हो रहा है, Y25 है, T20 है, -5 हो रहा है। ठीक है, इनके बीच में भी ये रिलेशन होगा। तो K11 है, -5 करके ये कितना आएगा, 6, तो F आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन आगे करने की हमें जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो, एक सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देखो PQRS TUV 7 वर्सन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो नहीं बनेगा वो साइड में बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है। Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, Q जो है सेकंड टू द राइट ऑफ T, कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। Q जो है सेकंड टू द राइट ऑफ T है, T अगर यहाँ है, Q जो है सेकंड राइट पर है। U इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ Q एंड V, Q और V का नेबर है कौन,
Q और V, देखो इसका मतलब दोनों के बीच में आना चाहिए ना U, तो QV इधर आ नहीं सकता, QV इधर आएगा, Q और V के बीच में U आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? क्लियर है ये वाला पॉइंट बिल्कुल? ठीक है, Q और V इधर आ नहीं सकता क्योंकि Q और V के बीच में U आएगा, Q और V के बीच में इधर U आ गया। P इमीडिएट नेबर है T और S का, T और S का, T और S का मतलब कि दोनों के बीच में, T और S के बीच में P है, तो T अगर इधर है S इधर हो नहीं सकता, T इधर आएगा तो S इधर आएगा, T और S के बीच में कौन आ जाएगा? P। और एक व्यक्ति बचा है P Q R, R बचा है, R को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसने पूछा है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? लेफ्ट इधर ही होगा और आंसर आएगा क्या? ठीक है, आंसर क्या आएगा? V। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये कर लेना, ठीक है, क्योंकि पटवारी के अगर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और फिर जो 2020 में क्वेश्चन हुआ था ना, क्वेश्चन पेपर आया था JSA और ASO का, उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन और पजल के क्वेश्चंस थे। मैथमेटिकल इक्वेशंस, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं DDA के, तो इनको जरूर आप ध्यान रखना है। सीरीज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, करने हैं। इसमें से फिर से आपको ये ऑड वन आउट निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। X24 है, V22 है, 2 माइनस हुए होंगे इसमें या 2 प्लस हुए होंगे, D4 है, 2 है, L12 है, N14 है, V22 है और Y25 है, +3। यहाँ पर सब में +2 हो रहा था, यहाँ पर +3 हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 4th ऑप्शन। देखो एक कितनी जल्दी निकल गया, नहीं तो पूरा करते रहते, लास्ट वर्ड को ढूंढो। कोई एग्जामिनर कोशिश यही करता है कि लास्ट वर्ड में ही गड़बड़ करे, ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर एनालॉजी का क्वेश्चन, देखो एनालॉजी का भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड रहता है, तो आप ये मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। T और TCE का कोड PYA है, तो T20 है, ठीक है, P16 -4, C3 है, Y25 है, और देखा जाए -4 ही हो रहे हैं क्योंकि C अगर X Z26 पर आता है, Z26 पर आता है तो A27 बोल सकते हैं, B28 बोल सकते हैं, ठीक है, और C को 29 बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर C3 की जगह, अगर 3 की जगह मैं 29 लिखता हूँ तो 29 में से भी क्या माइनस होगा? ठीक है, 29 में से भी 4 माइनस होगा, सॉरी 20 में से 4 माइनस 16, 29 में से 4 माइनस 25, और E5 है, 5 में से भी 4 माइनस होकर 1 आया होगा, तो यही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, लास्ट लेटर से देखते हैं, लास्ट में -4 ही होना चाहिए, तो 12 है, ये 3 है, नहीं हो रहा है -4, छोड़ो गलत, ये C3 है, M13 है, ये -4 करके आएगा ही नहीं, O15 है, Z26 है, नहीं आएगा, B2 है, B को हम 28 बोल सकते हैं, 28 में से 4 माइनस होकर X आ जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। कितना टाइम सेव हो जाएगा? ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। टेक्निक्स पर ध्यान दो, कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं, वेस्ट तो नहीं, सॉरी वेस्ट नहीं, टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का, फिर से देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो कितने पर्सन्स हैं ये? 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो जो पुट होगा डाल देंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। G सेकंड टू द राइट ऑफ C, C अगर यहाँ पर है, C के सेकंड राइट पर G है। F इज इमीडिएट राइट ऑफ C, F इज इमीडिएट राइट ऑफ C, इसका मतलब F यहाँ पर है, ठीक है। G सेकंड टू द राइट ऑफ C एंड F इज इमीडिएट राइट ऑफ C, ठीक है। A इज थर्ड टू द राइट ऑफ E, A इज थर्ड टू द राइट ऑफ E, अगर E यहाँ पर है, E के थर्ड राइट पर A यहीं पर आ सकता है, और कोई जगह बची नहीं है, ठीक है। B इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड E, D और E का नेबर है कौन? D और E का नेबर है B, इसका मतलब दोनों के बीच में है, ठीक है। D और E का नेबर हो गया B, इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हुआ है। स्टेटमेंट पूछी है इसने, B इज इमीडिएट राइट ऑफ E, क्या B जो है इमीडिएट राइट ऑफ E है? बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट। G इज थर्ड टू द राइट ऑफ A, G जो है थर्ड टू द राइट ऑफ A, राइट ऑफ A, ठीक है, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, मतलब बोथ 1 एंड 2 ट्रू है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की टेक्निक क्या है, कैसे करना है, वो आप कर लेना, ठीक है।
मेथड्स के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं इंडिविजुअल। अगर आपको लगता है कि कोई आपका टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक की क्या वीडियो देख सकते हैं, उस टॉपिक की वीडियो कंप्लीट मैंने बनाई हुई है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 98% मैंने सारा सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप उसी में आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप कमेंट लिखकर भेजें। अगर आप ये चाहते हो किसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए, जो नहीं समझ आ रहा है उस पर भी एक वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म पर भी ध्यान देना है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके सिलोजिज्म के भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है ऑल क्यू आर वाई सम वाई आर ए। पहला सम ए आर क्यू। पहले बात करते हैं क्या क्यू और ए को जोड़ा जा सकता है। हमने कहा नहीं, क्योंकि वाई और वाई दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है और वाई के पास ऑल या नो नहीं है। अगर वाई को ज्वाइन, वाई के पास किसी भी वाई के पास ऑल या नो नहीं है तो आप ए और क्यू को ज्वाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट गलत है। सम वाई आर नॉट क्यू। ए और क्यू और वाई की जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी ठीक नहीं होता। सम वाई सम क्यू आर सम वाई, जहां पर कुछ नहीं होता वहां सम होता है। सम क्यू आर सम क्यू आर सॉरी सम क्यू आर, ऑल को सम बोल सकते हैं, सम क्यू आर सम वाई, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ओनली ऑप्शन या कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। अगर आप ये मेथड सीखना चाहते हैं तो सिलोजिज्म की वीडियो में जाके देख सकते हैं, बिना वेन डायग्राम के, बिना कुछ 150 माने मैंने इस पूरे चैप्टर को कराया हुआ, आप वहां पर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत जल्दी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो तीनों कंक्लूजन हम कितने सेकंड में कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब है हमारा मैथ्स का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है इंडरसीज और सर्ट्स का। ए की पावर -1, जब भी कभी एक किसी की पावर -1 में होता है इसका मतलब होता है वो रेसिप्रोकल है, मतलब 1/a आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसने कहा पी अमाउंट ली गई है बैंक से लोन पे और सिंपल इंटरेस्ट पर टी ईयर्स के लिए, आर रेट के लिए, ऐसा ही क्या होगा, तो पी आर टी होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम को आर मान लिया था, आर को टी मान, रेट को टी मान लिया था, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर सारा अलग पजल कर दिया था, यहाँ पर बस वैल्यूज को चेंज कर दिया, लेकिन आंसर फिर भी हमारा वही है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है, ये रहा प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो आपने टी टाइम है, रेट जो है आर है, तो ऐसा ही तो यही होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्लास मार्क ऑफ द क्लास 120/200। प्रीवियस क्लास में भी बताया, अगर कभी मतलब ग्राफ में हिस्टोग्राम की अगर क्लास आपको दी हुई है तो ये लोअर क्लास होती है और ये अपर क्लास होती है, ठीक है। अगर हमें इसकी क्लास मार्क्स निकालने तो हमें इन दोनों को प्लस करना होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो लोअर क्लास आपका 120 और ये 200 प्लस होकर 320, और 320 को हाफ कर दोगे तो क्लास मार्क्स कितने आ जाएगी, 160। या ये भी कह सकते हैं बिल्कुल इन दोनों के मिड वैल्यू ही उसकी क्लास मार्क्स होती है, ठीक है। यहाँ हमेशा आपको क्लियर रखना है बिल्कुल, ठीक है। क्लास मार्क्स हमेशा क्या होता है, मिड वैल्यू रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आभा और बिलाल, ठीक है, वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, ठीक है। आभा ए मान लेते हैं और बिलाल को बी मान लेते हैं और किसी काम को 6। सेम क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा, बस इनके नाम चेंज कर दिए। वहां पर आभा और बिलाल की जगह कुछ और नेम गिवन थे, ठीक है। इसने कहा आभा किसी काम को 9 दिन में कर सकती है, इसका मतलब एलसीएम लेंगे 18, 6 का 3 टाइम्स 18, 9 का 2 गुना 18। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 3 एफिशिएंसी है उसमें ए भी है और बी भी है, ठीक है। इसका मतलब ए की तो एफिशिएंसी आपको पता है 2 है, तो इसका मतलब बी की कितनी होगी 1। तो आप ये बी से काम कराना चाहते हो कितना, 18 जो वर्क था वही कराओगे, और कितनी एफिशिएंसी से 1, तो कितना टाइम लगेगा, 18 दिन कंप्लीट लगेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर भी कर दो वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं अभी डेली ही कहीं ना कहीं आपकी PYQs DDA जैसे एग्जाम्स के लिए PYQ के क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसका पूरा यूज़ करें, मतलब आप पूरा यूटिलाइज करें उन वीडियोस को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये प्रिपेयर हो पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी है।
क्योंकि हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो अभी प्रीवियस ईयर 2017 और 2020 में जो DDAS के एग्जाम्स हुए थे वो क्वेश्चंस हमने क्लियर करे। उसके बाद जो अभी पटवारी के एग्जाम्स हुए हैं बिल्कुल वही, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी और इस पेपर में भी कहीं ना कहीं लेवल वही देखने को मिल रहा है। तो अगर पटवारी का इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उम्मीद करो कि यहाँ पर हमारा JS और XAO का भी इसी तरह के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैल्यूज है जो 2023 में अगस्त 20 अगस्त का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, CP और MRP का रेशियो निकाल सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था कैसे। डिस्काउंट, अगर देखो कभी भी डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आप CP और MRP को दोनों को सेम मान लो। ठीक है, अगर CP 100 है और आप उसको 20% प्रॉफिट कमाना आ जाते हो तो CP के नीचे नहीं MRP के नीचे वो 120 SP लिख दो। ठीक है, आपको 16% का डिस्काउंट चाहिए तो 100 रुपीज MRP पर 16% का डिस्काउंट 84 रुपीज CP के नीचे लिख दो। तो CP और MRP का रेशियो आ जाएगा, अगर आप काटोगे 12 से 12 7 84, 12 से 10 बार। ठीक है, 7 और 10 का रेशियो आ गया। लेकिन इसने कहा कि भाई कॉस्ट जो है उसकी 1190 है, इसका मतलब 7 की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 1190। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 17 7 119 होता है और 0 है ना, 170 गुना है, इसको भी 170 गुना कर दो तो आप ये कहोगे भाई 1700 उसका क्या रहा होगा, MRP रहा होगा। खत्म क्वेश्चन, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले जो अभी प्रीवियस वीडियो में करा था उसमें एक क्वेश्चन गलत दिया था और यहाँ पर एग्जैक्ट वो सही वैल्यू दी है। इसने कहा कि कितना MRP होना चाहिए, सॉरी कितना यहाँ पर बेस प्राइस होगा कि उस पर GST 10% लगाकर 825 है। ठीक है, हमने कहा पहला ऑप्शन उठाते हैं, 750 रुपये अगर बेस प्राइस है तो इस पर 10% का GST लगेगा 75 रुपये का। इसका मतलब अगर मैं देख रहा हूँ 5 और 7 12 और यहाँ पर 825 रुपये का अमाउंट बन रही है, इसका मतलब यही तो आ रही है। इसका मतलब उसका बेस प्राइस 750 रुपये था जिस पर 10% का GST लगने पर 825 रुपये का अमाउंट आ रही है। ठीक है, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल गलत वैल्यू दी हुई थी, किसी भी तरह से आंसर नहीं आ रहा था, मैंने ट्राई भी किया था उसको लेकिन किसी भी तरह से वो आंसर नहीं आ रहा था। 20% उसमें GST का रेट था और ये 1500 समथिंग वैल्यू थी, 1500 1600 वगैरह कुछ दिया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पेरिकल बॉल है, नया क्वेश्चन है, और एक LPG सिलेंडर है जिनका रेडियस बिल्कुल सेम है और वॉल्यूम भी बिल्कुल इक्वल है। तो आपको बताना है सिलेंडर के डायमीटर उसकी हाइट से कितना ज्यादा है। ठीक है, चलो स्पेरिकल बॉल है, ठीक है, और एक क्या है LPG का सिलेंडर है, उनका दोनों का रेडियस सेम है और उनकी वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है, तो रेडियस इसका R है, इसका भी R मान लेते हैं और इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब और इसका जो वॉल्यूम है वो पाई R स्क्वायर H है। अगर रेडियस सेम है तो रेडियस दो रेडियस से दो रेडियस कट जाएगा, एक रेडियस बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा और R और H का जो रेशियो है वो 3/4 आ जाएगा। ये 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये आएगा। तो इसका मतलब डायमीटर कितना होगा, इसने पूछा क्या है कि डायमीटर जो है वो हाइट से कितना एक्सीड कर रहा है। तो अगर भाई हम बात करें डायमीटर, अगर रेडियस देखा जाए तो 3 है तो डायमीटर 6 होगा और हाइट कितनी है 4, तो कितना ज़्यादा है, हमने कहा 2 ज़्यादा है, किससे 4 से, हाइट से कंपेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आ जाएगा 50%। इसका मतलब 50% ज़्यादा है उसकी हाइट, डायमीटर जो है उसकी हाइट से 50% ज़्यादा है। उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A और B आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, A इज प्रोपोर्शनल टू A एंड B। ठीक है, ठीक है, चलो अगर मैं कहूं कि ये किसी एक वैल्यू के इक्वल है तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है A इंटू बी है। ठीक है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो A इंटू बी है। इसका मतलब अगर मैं A की वैल्यू 15 रख रहा हूँ और B की वैल्यू 6 रखिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 90। तो इसका मतलब जब A इंटू बी बराबर x के बराबर है और x की वैल्यू 90 है और अब आपको A की वैल्यू 9 दी है तो B की वैल्यू कितनी आएगी, हमने कहा भाई 10 आएगी, काट के देख लो 10 आएगी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका 20 अगस्त को भी था, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी ने अपना स्कूल अटेंड किया, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 204 की जगह बस वहां पर वैल्यू कुछ और थी। ठीक है, चल
तो 204 85, देखो कभी भी जो 204 वैल्यू है वो कितने परसेंट के इक्वल है 85, तो उसको डिवाइड कर दो। वैल्यू किसकी चाहिए, टोटल वर्किंग डेज की, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100% से, ठीक है। तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 17 से 17 एक कम 17, 3 बचे, 17 दूनी 34, 12 दूनी 24, 240। इसका मतलब टोटल जो वर्किंग डेज रहे होंगे वो कितने रहे होंगे 240, उसमें से 85% अगर निकालोगे तो 204 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वैल्यू थोड़ी सी अलग है, बस वैल्यू थोड़ी सी अलग है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, चलो, इसने कहा कि एक रेक्टेंगुलर चार्ट पेपर था जिसकी लेंथ जो है 44 थी और ब्रेड्थ जो है वो 20 थी। जब आपने इसको फोल्ड किया तो इसका मतलब यही उसकी हाइट हो गई, और ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो 44 रहा होगा, क्योंकि यही पेपर फोल्ड होकर सरकमफ्रेंस बना होगा उसका, उसके टॉप का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 2 पाई आर की वैल्यू 44 है, तो मुझे पता चलेगा इसका रेडियस कितना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस पता नहीं कितना है, जो कि 44 आना चाहिए। ठीक है, 44 ये कट जाएगा, आपका रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसका मतलब अगर ये रेडियस 7 है तो हाइट इसकी 20 है। वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं, 22/7 वॉल्यूम का फॉर्मूला 22 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 इंटू हाइट जो है वो 20। 7 से 7, 2 7 से 14, 14 को आप मल्टीप्लाई कर लो 22 से, 2 4 से 8, और यहाँ पर 3080 आ जाएगा, 3080। ठीक है, 3080 उसकी क्या रहेगी वॉल्यूम, बस थोड़ी सी वैल्यूज का फर्क है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सारी चीजें फॉर्मूले पर बेस नहीं हो सकती हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा साउंड होना पड़ेगा आपको, और तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्योंकि डीडीए पटवारी में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भाई वॉल्यूम निकालो, ये रेडियस है, ये आपके पास हाइट है, आप बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, ना कहीं ना कहीं दूसरी फिगर से कोई एक वैल्यू निकल कर आ रही है, फिर वो दूसरी फिगर में डल रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से 14, 14 और 1 15/2 माइनस 4 एकम 4 5/4 डिवाइड है यहाँ पर 4 एकम 4 5/4 माइनस 1/2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अंदर वाले, बाद में डिवाइड कर लेंगे। 15/2 माइनस 5/4, इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो नीचे 4, 4 में से 5 में से ऊपर 2 माइनस में जाएंगे तो 3/4, तो डिवाइड 3/4 आ जाएगा। 15/2 5/4, जब इसको डिवाइड को सॉल्व करोगे तो 4/3 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 15/2 माइनस आ जाएगा 5/3। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा, 2 से 3 बार तो 15 से 3 बार 45, 3 से 2 बार तो 5 से 2 बार 10, और ये आ जाएगा 35/6। 35/6 ऑप्शन नहीं है, करेक्ट है, यही आंसर है ही नहीं, 35/6 करेक्ट है। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके एक बार देख लो, ये 2 5 4 4, 5 में से 2 गए 3, 3/4 इसको करा ऊपर, तो 4 से 4 कैंसिल, 5/3 आ गया, 15/2 माइनस 5/3, एलसीएम लिए 6, 2 का 3 बार था, 15 का 3 बार 45, 3 का 2 बार, 5 का 2 बार 10, 45 में से 10 गया 35, 35/3, ये ठीक है, यही आंसर है, करेक्ट है। ठीक है, गलत है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, या हो सकता है इक्वेशन में कुछ गड़बड़ हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इक्वेशन में क्या हो, कुछ गड़बड़ हो, कोई पार्ट मिसिंग हो, या कुछ प्लस की जगह डिवाइड हो, लेकिन एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था वो बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, रेडियस और हाइट सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज ऑप्शंस की अलग है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हमने जस्ट इससे पिछले वाली वीडियो में किया था, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं डेसिमल में वैल्यूज दी हुई थी, मतलब पाई को भी सॉल्व किया गया था, पाई को भी सॉल्व किया था, यहाँ पर पाई को सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, चलो, इनका रेडियस और हाइट
रेशियो में है, किसमें 5 और 12, इसका मतलब रेडियस 5x है तो हाइट इसकी 12x है। सॉरी कौन है ये, कौन है, बर्थडे कैप है, ठीक है बर्थडे कैप है। तो अगर हाइट 12x है तो इसका रेडियस जो वो 5x है, ठीक है रेशियो में, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये। और अगर देखा जाए यहाँ पर 12 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, 5 12, तो इसका मतलब ये 13x हो जाएगा। हमें लेटरल हाइट जो आएगी, ठीक है लेटरल हाइट जो आएगी वो इसकी 13x आएगी, क्योंकि ट्रिपलेट है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बना हुआ है। अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का मतलब 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 2512 है। तो 1/3 22/7, रेडियस हमारे पास है 5x और हाइट आ जाएगी आपकी 12x इज इक्वल टू 2512 सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 है ये, सॉरी 1/3, ठीक है स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 बार 12, 2 से 11, 2 से 11 बार, 2 से 1 2 5 6, 4 से 4 3 12, 4 एकम 4 4 चौक 16 314 और 5 पंजे 25 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 314 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 21, ठीक है एक्स क्यूब की वैल्यू क्या ये 2200 ले लें, 2200 बटे में 25 और 25 से डिवाइड करोगे तो 8, इसका मतलब x की वैल्यू √8 आ रही है, मतलब 2 क्यूब √8 आ रही है और जो की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब हमें पता चला x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब रेडियस जो है वो हमारे पास 10 हो जाएगा, 5 गुना 2 13 गुना 2 26 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने पाई में सारी वैल्यू है और हमें ढूंढना है क्या, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो है पाई आर एल होता है, पाई को ऐसे ही रहने देते। रेडियस कितना है इसका, रेडियस है 10 और एल कितना है 26, तो 260 पाई इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें सेम वैल्यू है, बस पाई की वैल्यू प्रीवियस वाले क्वेश्चन में खोली हुई थी, जिसकी वजह से शायद 816 समथिंग इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन उसमें पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में 4 की डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी पर 2 3 4 7 और y, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर 3 से डिविजिबल है, 3 से जो कटना है काट दो, 3 कट गया, 7 और 2 9 कट गए, तो इसका मतलब 4 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें जो 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो 4 में ऐसा क्या 1 ऐड करके 5 होएगा, नहीं। 4 में 3 ऐड करेंगे 7 होएगा, नहीं डिवाइड होगा। 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आएगा, नहीं होगा। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। नंबर सिस्टम की वीडियोस में मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स सारे समझाए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे उसमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट बी बी द लोअर क्लास ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। हमने कहा था भाई लोअर क्लास और अपर क्लास, ठीक है। और अपर क्लास अगर देखा जाए मिड पॉइंट जो है वो क्या आएगा, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा बी जो है वो लोअर क्लास है, बी जो है वो लोअर क्लास है और एक्स मिड पॉइंट है, तो ये एक्स मिड पॉइंट हो गया, इनके बीच में जो एक्स मिड पॉइंट है। और अपर क्लास बाउंड्री क्या होगी, तो हमने कहा ठीक है लोअर क्लास की जगह हम बी रख सकते हैं, बी प्लस अपर इज इक्वल अपॉन बी प्लस अपर क्लास अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 2x आ जाएगा, माइनस बी करोगे तो अपर क्लास आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस बी। सेम क्वेश्चन पहले में भी था, बस इसमें x और y की वैल्यू गिवन थी। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था सेम, उसमें भी सेम वैल्यू ही पूछी गई थी। नेक्स्ट ये बिल्कुल सेम है। अंकित 20,000 रुपये एक दोस्त से उधार लिए, ठीक है। उसको सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर उसने 12% के रेट पर लिए थे किसी से उधार, और उसको फिर किसी शहजाब को उसने दे दिए थे एनुअली रेट पर CI पर 2 साल के लिए। तो 2 साल बाद कितना फायदा उसको मिलेगा, क्योंकि जो पैसा लिया उसने उसको बाकी किसी और को दे दिया, तो उससे तो CI पर पैसा लेगा और उसको वापस जो रिटर्न करना है वो SI पर देगा, है ना। तो उसको कहीं ना कहीं उसको वो CI SI का जो डिफरेंस होगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो इसका 12% अगर देखें तो 2400 रुपये आएगा पहले साल, 12% 2400 आएगा, और 2400 का भी 12% प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा 12%, तो 288। इसका मतलब अगर SI मिलता उसको तो इतना मिलता, ये पूरा CI है, इसका मतलब ये CI SI का क्या है, डिफरेंस है, और यही आपका फायदा होगा। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, CI SI का भी टॉपिक आपको क्लियर रहेगा। चलो, एक एग्जाम में 98% नुपुर में मार्क्स लेकर आई, 50% 56% वो मार्क्स थे, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 98 मार्क्स 56% के इक्वल थे, तो डिवाइड कर दिया, जिसके इक्वल होते हैं वो डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू चाहिए वो मल्टीप्लाई, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। 7 से 7 8 56, 7 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 से 4 बार, 2 से 7 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है, क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया उस बेस पर। ठीक है, एक रोलिंग पिन है, मतलब कहीं ना कहीं सिलेंडर है, उसके हाइट और बेस का रेडियस हमें दिया हुआ सम, मतलब रेडियस और हाइट टोटल मिलाकर 37 है। ठीक है, कोई बात नहीं, और हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। तो 2 पाई जिसकी वैल्यू हमें 1628 की बने, तो 2 पाई खोल लेते हैं, 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें नहीं पता इंडिविजुअल कितना है, और एच प्लस आर पता है कि 37 है, इज इक्वल टू 1628। ठीक है, डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू डिवाइड हो सकती है, 2 से 8 1 4, 2 से 11 बार, 2 से 4 0 7, 11 से 3 बार 33, 11 से 7 बार 77, 37 से 37 कट जाएगा, और रेडियस आ जाएगा 7। तो रेडियस हमें पता चल गया 7 है। रेडियस अगर 7 है, देखो अगर रेडियस 7 है तो इसका मतलब हाइट को 30 होना पड़ेगा, तभी टोटल मिलकर 7 आ रहा था। इसने कहा CS से वॉल्यूम बताओ, सॉरी नहीं, वॉल्यूम और CS से टोटल सरफेस नहीं, केवल कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। वॉल्यूम होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। जो पहले कट रहा है वो काट दो, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। पाई से पाई कट गया, एक रेडियस से ये एक रेडियस कट गया, एच से एच कट गया, तो रेडियस कितना है हमारे पास 7। ठीक है, रेडियस कितना है हमारे पास 7, और 7:2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, 7:2। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में उसने क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है शायद उसने वॉल्यूम पूछ लिया था, हाँ कर्व सरफेस एरिया देकर उसने वॉल्यूम पूछ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छवि ने एक वाटर क्यूबिकल टैंक, सेम क्वेश्चन, वहां पर पिछले क्वेश्चन में 500 रुपए की डजन था, या 520 रुपए डजन है। ठीक है, छवि ने क्यूबिकल टैंक बनाया, क्यूबिकल टैंक मतलब कहीं ना कहीं इस तरह का टैंक बनाया, उस पर टाइल लगानी है, और टाइल की साइज जो है वो 25 सेंटीमीटर का है, तो कितनी कॉस्ट उसको पड़ेगी। सबसे पहले देखो, पहले आप ये देखो टोटल एरिया कितना लगाना है, उस एरिया को डिवाइड कर दोगे आपके टाइल की साइज से, लेकिन यह ध्यान रखना ये मीटर में तो सेंटीमीटर बदल लो। तो पहली बात तो उसको आउटर सरफेस पर मतलब कहीं ना कहीं कवर करना है, एक्सक्लूडिंग द बेस। अगर बेस को एक्सक्लूड कर दोगे तो 5A² होगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है, मतलब 6 फेसेस हैं तो 6A²। अगर आप 5 स्क्वायर पर लगाना चाहते हो तो 5A²। ठीक है, 5A² मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं 5 इंटू A² मतलब 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 5A²। इस एरिया पर टाइल लगनी है कितने सेंटीमीटर की, 25 गुना 25 की, 25 गुना 25 की। तो ये नंबर ऑफ टाइल निकाल कर देगा, उस नंबर, ये नंबर ऑफ टाइल आएंगी। ठीक है, कि इतने एरिया पर इतने टाइल के हिसाब से कितनी टाइल लगेगी, उस टाइल को एक, ये नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी, और हमें पता है 520 रुपए की 12 टाइल हैं, तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो एक टाइल का प्राइस, उसको 520/12 कर दोगे तो आपको सारा टोटल कॉस्टिंग निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है,
25 से 6 बार, 25 से 6 बार, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 2 बार, 2 से 3 बार, ठीक है। 5 3 15, 15 गुना 520। पहले 520 को 10 से करोगे तो 5200 आएगा, और 5 से करोगे तो 2600 आएगा, ऐड करोगे तो 7800। टोटल खर्चा जो है 7800 का आएगा। टोटल खर्चा जो है वो कितने का आएगा? 7800 का आएगा। और इस उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ तक। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देयर आर 1225। हाँ, ये क्वेश्चन सेम है, लॉजिक भी सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, बस उसने शायद 34 का स्क्वायर वाली वैल्यू दी थी उसने, ठीक है। चलो 1444 था उसमें, खैर कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। इसने कहा कि 1225 लॉग हैं, उनको इस तरीके से लगाना है, उसके पास नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ लॉग इन ईच रो होने चाहिए। तो कितने लॉग प्लेस होंगे एक रो में? ठीक है भाई, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एक्स रोज हैं और हमारे पास उतनी ही रो एक रो में अगर x लोग हैं उतने ही आपको रो बनानी है। तो x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर होना चाहिए, जो कि हमारे पास 1225 है। तो हमने कहा कि 1225 का रूट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1225 का रूट करोगे तो 5 आएगा, 25 आ रहा है लास्ट में, और ये 3 चौक 12, 35 का स्क्वायर है ये। तो इसका मतलब 35 आपको रो बनानी पड़ेगी, हर एक रो में 35 लॉग होंगे, ठीक है। और 35 की 35 ही लाइन बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं 1225 सेट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। एक पार्क है जिसकी लंबाई 70 और 40 मीटर की है। इस पार्क में एक वाटर टैंक खोदा जाता है जिसकी लंबाई 10 मीटर, 8 मीटर और गहराई है कुछ 5 मीटर की। मीटर में सब कुछ ठीक है। उसने कहा कि इसमें से आपने कुछ मिट्टी निकाली और बाकी सब एरिया पर, मतलब उस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया पर बिछा दी। तो वो कहीं ना कहीं जो बाकी एरिया है उसकी कुछ हाइट तो ऊपर हो जाएगी, कुछ हाइट तो ऊपर हो जाएगी। वो हाइट आपको निकालना है कि फाइंड द रेज इन द लेवल ऑफ द पार्क। आप ये बताओ, पहले तो मैं इसका एरिया निकालता हूँ, पूरे क्षेत्र का कितना है पूरे पार्क का। तो हमने कहा 40 गुना 70, 2800 एरिया है। लेकिन क्या मैं पूरे एरिया पर मिट्टी डलेगी? नहीं डलेगी। तो आप ये कहोगे 10 गुना 8 एरिया पर मिट्टी नहीं डलेगी, ठीक है, गहराई छोड़ दो। तो आपने कहा कि 80 एरिया पर मिट्टी नहीं डलेगी, तो 2720 पर डलेगी, 2720 पर वो मिट्टी डलेगी, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ, मैं 2720 पर डलेगी। क्या ये मैं बोल सकता हूँ ये जो क्षेत्र है 2720 का, ये 2720 का क्षेत्र है, क्या ये बोल सकता हूँ 2720 क्षेत्र को मुझे कुछ हाइट तक ऊपर होगा कितनी मिट्टी से? जो कि इसमें से निकलेगी 10 गुना 5 गुना या 8 गुना 5, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर 10 जीरो से जीरो काट दो, 8 से 8 3 8 3 24, 8 चौक 32, 34, और ये आ जाएगा आपके पास 34/5। अगर हाइट निकालनी है 5/34 आएगी, लेकिन ये मीटर में 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 से सॉरी 2 से 17 बार, 2 से 250, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 250 को 17 से, देखो काफी क्लोज आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में भी। ये तो मीटर को तो छोड़ ही दो, मीटर में तो आ ही नहीं रहा था ये, ठीक है। तो 250 को 17 से डिवाइड करोगे, 17 एकम 17, ठीक है। यहाँ पर 5 और 3 8 आ जाएगा, 0, 17 चौक 68, 68, और यहाँ पर आएगा 2 बचेगा, सॉरी 12 बचेगा, 0, और 17 सत्ते 100, देखो डेसिमल लगा के 17 सत्ते 119, 119, एक बचा, और फिर 0 आ जाएगा, 1470, 14.70 सेंटीमीटर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर रहा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्वेश्चंस कैसे थे, ट्रिक्स कैसी थी, सारी चीज़ें आप प्लीज़ आप मेरे को बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप दें, और मैं इस तरह के डेली क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है, जो आपके DDA GSA के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट, DDA GSA और ASO के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रही बात आपके 20 के आसपास से आपके पेपर्स शुरू हैं, सिटिंग इंटीमेशन स्लिप कुछ लोगों की आ गई होगी, बाकी 3-4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे, जैसा कि पटवारी के एग्जाम में हुआ था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।